अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाइज में खुशामदीद। इख्ताम हफ्ता के ऊपर हमारे शो में कोशिश हम ये करते हैं कि हफ्ते भर में जो अहम वाक़यात हुए हैं उनका अहाता किया जाए, उनको डिस्कस किया जाए और उसमें से कोई नतीजा अख़ज़ किया जाए। और पिछले 5 दिनों में नाज़रीन जो ख़बर में बार बार सुनने को मिली वो ख़बर ये थी कि तहरीक इंसाफ से लोग छोड़ के जा रहे हैं। न सिर्फ तहरीक इंसाफ को अलविदा कह रहे हैं बल्कि सियासत को भी अलविदा कह रहे हैं। और इस दौरान जो बाकी ख़बरें साथ में देखने को मिली वो ये कि जहांगीर तरीन साहब अगरचे वो ज़ाहिरी तौर पे सियासत और किसी अवामी अहदे के लिए ताहयात नाअहल हैं, लेकिन बड़े सरगर्म हैं, एक सियासी जमात बनाने जा रहे हैं और बड़ी एक अच्छी खासी तादाद उनको उनकी हिमायत हासिल है। उनके साथ हमने देखा आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने भी लाहौर में डेरे डाले हैं और साउथ पंजाब और दीगर इलाकों से कुछ लोग पीपल्स पार्टी को अब ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि -1 गोया कि एक जमात के जिसके लोग इस वक्त जा रहे हैं उनके सरबराह को सियासत से बाहर रखने के हवाले से भी एक फार्मूले का जिक्र हो रहा है। लेकिन क्या ये वाकई -1 है या कहीं -2 तो नहीं, क्योंकि वो एक जमात के जिस इक़्तिदार में है मुस्लिम लीग नून, उनके सरबराह भी अभी तक लंदन में बैठे हैं और वो एक केस के अंदर कन्विक्टेड हैं। क्या अगर अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं तो इतने जल्द चीज़ें रिवर्स बैक होंगी और दोबारा वो सियासत में हिस्सा लेने के लिए अहल होंगे कि नहीं? और मोर इम्पॉर्टेंटली जो पंजाब के अंदर बंदर बांट हो रही है इलेक्टेबल्स की और दीगर लोगों की, ये जो अंडे वहाँ के हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो किसकी टोकरी में जाएंगे और इसका नुकसान किसको होगा? इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और साथ में कुछ इकॉनमी को भी देखेंगे। अगरचे हुकूमत वक्त ने IMF प्रोग्राम को अधूरा छोड़ने का कहीं फ़ैसला कर लिया है और बजट उसके बगैर आएगा और वो कितना मुतासिर कुन होगा, और साथ में जो अगला प्रोग्राम लेने के लिए जा रहे हैं बेल आउट पैकेज, उसके साथ कितनी कड़ी शराइत जुड़ी होंगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम ख़बर से ख़बर की एंकर पर्सन नादिया मिर्ज़ा साहबा। बहुत शुक्रिया नादिया आपका। और उनके साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। गुफ्तगू का आगाज़ आमिर साहब आप ही से करते हैं। सर, सेंचुरी से ऊपर हो गई है, कुछ 100 से ज़्यादा लोग हो गए हैं। आज तो वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब भी चले गए, लेकिन लोग कहते हैं कि सर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 52 सेकंड की है, कोई 1.5 मिनट की है, कोई 2 मिनट की है। लेकिन मेरा सवाल उससे ज़रा हट के है, 9 मई के वाक़े को बड़ा वक्त गुजर चुका है, आप एक कम बेश 1 माह कम होने को है, लोगों की ज़मीर बड़ी देर से जाग रहे हैं। सर ये वाक़या इतना अफसोसनाक और इतना हौलनाक था, उस पर रिएक्शन बड़ा लेट आ रहा है। वो सुना है ना, मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। आते हैं ना सारे, तो कितनी देर जागेंगे, कितनी देर सोएंगे। परवेज खटक साहब का देखा था आपने, सबसे बड़े बहादुर पहलवान वही थे PTI के, तो कितना टाइम लिया। इशू ये है कि क्यों कमजोरी है ऐसी, ये लीडर की कमजोरी थी। इमरान खान ने क्यों बुजदिली दिखाई, अरेस्ट करने आया पकड़ लेते, क्या हो जाता, कहाँ ले जाते उसे। जिस लीडर पे घर पे गए क्यों नहीं अरेस्ट देते। ये सारे PMLN पीपल्स पार्टी यही होती रही है, भागते रहे। नवाज शरीफ अरेस्ट देने के लिए मरियम नवाज अरेस्ट होने के लिए, सजा सुनने के बाद, जबकि यहाँ से मैसेजेस थे आप ना आओ, वो आ गए। ये सियासत है ना, पार्टी इसको कहते हैं। तो आप भाग रहे हैं, आप वर्कर्स, खवातीन वर्कर्स की ढाल में छुपते हैं। नतीजा क्या होता है फवाद चौधरी, नतीजा क्या होता है बुज़दार प्लस। मतलब आपने हीरे चुने, मतलब जो पंजाब की तरक्की बेमिसाल आपने पौने 4 साल में कराई, तो वो आपके सामने है। आपने पहली दफ़ा परवेज़ खटक चुना, जिसने कहा मैं 90 दिन में BRT दे दूंगा, जो आज तक मुकम्मल नहीं हुई। पहले कहते थे ये जंगला बस सर्विस, और फिर बनाने लग गए। इनका कुछ है। फिर महमूद खान जो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, वो तो कहते हैं मैं अफगानिस्तान चला जाऊंगा। आपने हीरे चुने, आपको हीरो जैसे जवाहिर पे जड़े हुए जेवरात अब मिल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों की सूरत में। सियासी वर्कर ये काम नहीं करता। जिसने सियासत करनी है फिर उसको सहना भी आना चाहिए, है ना जबर, तो फिर संभाले। जेल में गए, जमानतें होंगी, क्या PTI से ज्यादा तेज जमानत किसी की हुई है कभी? इनके लीडर्स की। इनके लीडर इमरान खान के लिए अदालतें, हाई कोर्ट्स बैठी रहीं कि साहब तशरीफ ले आए, आज नहीं कल आ जाएं, आप आ जाएं, गाड़ी नहीं आएगी, गाड़ी आएगी। ये क्या हुआ? ये वो खौफ है जो लीडर ने कहा कि डरना नहीं। वो क्या था फिक्रा उनका मशहूर शिराजी साहब, घबराना नहीं है, घबराना नहीं। तो जब आप घबराएंगे तो सारे घबरा गए, ये है नतीजा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आखिरी गेंद तक वो लड़ेंगे। वो तो बैठे हैं, वो कहता है अकेला भी रह जाऊंगा तो मैंने कहीं भागना नहीं है। चले हम भी देख रहे हैं, चलो देखते हैं। लेकिन नादिया, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आज जिस सूरत हाल का हम शिकार हैं, कोई एक पॉलिटिकल कयास है, पोलराइजेशन है, मार धाड़ चल रही है, अगर मैं ये कहूँ कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें तो आप कितने % कहेंगे कि तहरीक इंसाफ और फिर कितनी % दीकर इस वक्त जो जमातें
इक़्तिदार में बैठी हैं और इदारों को अगर आप मुर्द इल्ज़ाम ठहराना चाहें तो क्या परसेंटेज बनती है आपके ख्याल में? देखिए, ये जो ख्यास की आपने जो बात की है, तो ख्यास जो है वो तहरीक इंसाफ ने अपनी जगह क्रिएट किया। वो इस हद तक तो हम कह सकते हैं कि जब वो इख्तियार से बाहर आई उसके बाद उन्होंने मुल्क को चलने नहीं दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खान साहब लड़ना जानते थे, खान साहब फाइट करना जानते थे, वो फाइटर थे। उन्होंने सोचा कि मैं फ़ाइट करूंगा, सड़कों पे फ़ाइट करूंगा, अदालतों में फ़ाइट करूंगा, घर पे रह के करूंगा, जलसे जुलूसों में करूंगा। वो अलग बात है कि उनकी फ़ाइट जो है वो उस लिहाज से नहीं हुई। लेकिन बाकी जो देखिए, अपोजिशन तो फिर करती ही है ना, अगर फिर हम उसको मार्क दे दें। असल जो क्योस है वो तो आपकी इत्तेहादी जमातें हैं, आपकी हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं। ज़मान पाक जैसे वाक़यात, पुलिस के जो आईजी थे, अभी इलियास राना साहब भी उसको कोट कर रहे हैं। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी के घर एक तरीका होता है, आपको लेकर जाना था, आपको उनको वारंट इशू जाके खाली दिखाने थे, ये करने थे, उसका तरीक़ाकार ये नहीं होता। इस्लामाबाद से पुलिस भेजी जा रही है, इस्लामाबाद से ट्वीट्स हो रही हैं, आईजी कह रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के बगैर हम वापस नहीं आएंगे, वहाँ खड़े वाले कह रहे हैं कि जी हमने तो गिरफ्तार नहीं करना। वो एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। पार्शली मैं एग्री करती हूँ इलियास राना साहब की इस बात से भी कि लीडर चूंकि कमज़ोर है, लीडर ने कमज़ोरी दिखाई, जिसकी वजह से जो है उनके जो सेकंड टीयर की जो लीडरशिप थी, फवाद चौधरी भाग गए। वो कह रहे घबरा गए। किससे घबरा गए? वो कह रहे डर गए। किससे डर गए? डरा को, ठीक है, वो खड़े नहीं रहे, मैं मानती हूँ खड़े नहीं रहे। किसके आगे खड़े नहीं रहे? उनको किसके आगे खड़ा होना था? वो किसका प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो किससे घबरा रहे, उनको घबराया क्यों जा रहे, इसके भी तो जवाब दे दे ना मुझे कोई। इलियास राना साहब दे दे। ये जवाब तो खैर तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल में बेहतर बता। नहीं, रोटी को चोची नहीं कहती। अगर मैं ये कहूँ कि तुम मुझसे डर गई तो मैं उससे पहले डराने वालों जब मैं ये बात करूंगा ना किससे, तो मैं नाम भी लूंगा। अब आप बात कर रही हैं तो आप ले नाम के जी, वो किससे घबरा रहे हैं? घबरा, मेरा पॉइंट ये है कि भाई आप उनको क्यों घबरा रहे हैं? आप उनको क्यों घबराने के लिए दे रहे हैं? कि वो डर गए। क्यों, किससे डर गए? वो क्यों डरा रहे हैं? अच्छा चले इसको भी छोड़ दे, वो किससे डर गए, वो क्यों डरा रहे हैं भाई? नादिया डर रहे हैं। नादिया साहब हमारे साथ हैं, मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी हमें 17-18-16 रिजीम चेंज जो हुआ, वो क्या हुआ? वो सारे खड़े रहे, जेलों में जाते रहे। तो मेरा ख्याल में मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी ज्वाइन किया। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। ये बड़ा अजीब सा मुद्दा है, कोई आप ही सर इसको हल कर दें। वो खान साहब के जो बड़ी एक मुतशद्दिद सियासत तो लेके आए, बहरहाल टाइगर फोर्स भी उन्हीं की जमात पे बनी सर। अब अगर मौका एक ऐसा आया कि जहाँ पे अब उनको थोड़ा सा टेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर एक दबाव की कैफियत है, मार धाड़ हो रही है, पकड़ दकड़ हो रही है, जेलों में डाला जा रहा है, बट उससे अगले दिन लोग खड़े हो जाते हैं कैमरों के सामने, पार्टी छोड़ के, सियासत छोड़ के घर को चल दिए जाते हैं सर। तो कहते हैं सियासी जमातों पर तो ऐसे वक्त आते हैं, ये पाँव कितने कच्चे क्यों साबित हो रहे हैं सर? क्या वजूहात आपको नज़र आ रही हैं? देखिए शिराज साहब, एक तो मैं सहाफ़ी तो खैर हूँ, पता नहीं आप मुझे कितना प्रोफेशनल मानते हैं, लेकिन बहरहाल मैं एक उस वक्त कमिटेड मोतबर मानता हूँ कि मैंने, जब मेरा मसला नहीं था, पीपल्स पार्टी का जब अखबार बंद हुआ था तो हमने जाके 6 माह की जेल काटी थी यही फौजी मिलिट्री के सामने। उस वक्त हमने भी ये नहीं देखा था कि हम, थोड़ी सी वाबस्तगी हमारी नैब से थी कि भुट्टो ने क्या क्या मजालिम किए थे, किस तरह अपने मुखालफिन को जेलों में डाला था, मीरान मोहम्मद खान हैदराबाद में इस वक्त। और फिर मुझे याद आ रहा है, जिनका मैं मुक़ल्लिद हूँ, शायर आवाम हबीब जालिब का, कि उनके बेटे का सोहम था, भुट्टो साहब ने 1 साल तक उन्हें हैदराबाद जेल के अंदर रखा था। मुझे याद है जब मैं वापस आया था और यहाँ कराची के मेट्रोपोल में जलसा था, तो जालिब साहब की एक नज़म मशहूर हुई थी, लाड़काने चलो वरना थाने चलो। तो जहाँ जब उनसे ये कहा कि ये नज़म सुनाओ, तो जालिब साहब ने कहा कि इस वक्त भुट्टो जेल में है, ये लोग मुश्किल में हैं, इस वक्त इनके बारे में गुफ्तगू करना जो है और उनकी बेगमात के साथ ये हो रहा है, और बात लोगों के सामने उस वक्त करनी चाहिए जब वो इक़्तिदार में हों। इस वक्त उनके बारे में बात करना बेशर्मी मैं समझता हूँ। मैं आज ये समझता हूँ कि इस वक्त, और फिर उन्होंने कहा था, कहाँ कातिल बदलते हैं, फ़कत चेहरे बदलते हैं, अजब अपना सफ़र है, फासले भी साथ चलते हैं। तो इस वक्त आप, अगर मैं इस वक्त इमरान खान साहब ये तहरीक इंसाफ पर क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, बात होगी कि इस वक्त जो नादिया बीबी यहाँ बैठी हैं, जो रियासती इदारे जो कुछ कर रहे हैं, 20 ख़वातीन को 15 दिन से इसलिए उनके रिश्तेदारों, बहनों, भाइयों, बेटों से नहीं मिल लिया जा रहा कि उनकी परेड नहीं हुई है, यानी उनकी शनाख्त नहीं हुई है, इसलिए मुलाकात नहीं दी जा रही, क्योंकि कानून ये कहता है। तो फिर अखलाकियात क्या कहती है? कोई मॉरलिटी होती है, कोई तहजीब होती है? आप रखे सब लोग अपनी अपनी बहनें, बेटियां, माओ, लोगों को, कितना भी बड़ा जुर्म है, मैं कह रहा हूँ अगर जुर्म है तो उनको सज़ा दें, अदालत में लाएं, कोर्टें मौजूद हैं, इंसानी दहशतगर्दी हवाले में करें,
तो अगर आप ये चाहते हैं कि इस वक्त मैं इमरान खान साहब के गड़े मुर्दे उखेड़ूँ, बिल्कुल नहीं, मैं कम से कम उसमें शामिल नहीं होना चाहता, कितना ही प्रोफेशनल साहब ही हूँ। इसलिए जो इमरान खान ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, किस तरह छोड़ के जा रहे हैं, ये तो बात छोड़िए, बातें कीजिए। और जो इस वक्त हो रहा है, क्या कभी ऐसा हुआ? हाँ हुआ होगा, लेकिन जब उस वक्त भी हम ने बात की थी। इसलिए शराई साहब बसत एहतराम मैं ये बात ज़रूर रिकॉर्ड पे लाऊंगा कि इस वक्त इमरान साहब पे क्रिटिसिज्म करके मैं उन लोगों की हौसला अफजाई नहीं करना चाहता जो हमसे ये करवाना चाहते हैं। इम्पॉर्टेंट। लेकिन आमिर साहब, इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि अयूब खान के दौर में 59 में एब्डो का कानून आया, आपने भी किताबों में पढ़ा होगा, शायद उस वक्त हम बहुत छोटे थे, लेकिन अगेन कहा जाता है कि उस कानून को भी लेके उस वक्त एक प्राइम मिनिस्टर हुसैन शेख सोहरावर्दी, फिर 3 चीफ मिनिस्टर मुमताज़ दौलाना साहब, इसी तरह कहा जाता है अयूब खोड़ो साहब, महमूद हसन महमूद साहब, ये वो लोग थे। और उनके साथ 70 बड़े बड़े लोग थे सियासतदान, जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पर उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल की अदालत में पेश नहीं होना, बेशक हमसे लिखवा लें, हम सियासत से अलग हो रहे हैं। उस दौर को और इस दौर को अगर आप कंपेयर करें तो कहीं आपको कम्युनिटी नजर आ रही है कहीं ना कहीं? आप इतनी पीछे जाके कहानी सुनाने लग गए शिराजी साहब। अच्छा, उसके दरमियान में भी कहानी मौजूद है? मतलब ये कहानी हमारे हर साल की है, हर दम की है। मुजाहिद बरेलवी साहब बिल्कुल मुजाहिद हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इस तरह का साफ़ी नहीं हूँ कि जो कोई इक़्तिदार में ना हो तो उस वक्त बात कर लूँ। मैं वो साफ़ी हूँ जिसने इमरान खान के दौर में मुसलसल उनकी अच्छाई को अच्छाई और क्रिटिसाइज़ किया है बुराई को। हमारी नौकरियों के पीछे ये जो वज़ीर इत्तलात साबिका भागते फिर रहे हैं, ये टेलीफोन मालकान को करते थे और लोगों को करते थे, इनको रोक के। हमने सहा, हमने कभी उस वक्त नहीं बोला। लिहाजा तज्जिया और तबसरा आपको खुल के करना पड़ेगा। ये तर्स खाने वाली कहानी नहीं है। उन्होंने एक पे तर्स खाना है, PMNL ने, पीपल्स पार्टी ने और PTI ने, ये आपस में लड़े। लेकिन जब हम तज्जिया करेंगे तो मेरा तज्जिया ये है कि अगर लीडरशिप वो ना दिखाए बुज़दिली तो काम चलता है। जब लॉन्ग मार्च हो रहा था जजों की बहाली का, यही आसिफ जरदारी थे जिन्होंने गवर्नर राज लगवाया, जिन्होंने नवाज शरीफ के लिए कहा कि जी दफ़ा 144 भी है, खारदार तारे लगाई, और वो तोड़ता हुआ गाड़ी लेके निकल आया। लीडर फ्रंट से लीड करता है तो वर्कर साथ चलता है। फ़र्क ये है, इस बात को जब तक आप नहीं समझेंगे, इमरान खान साहब को 2014 का धरना एक प्लान करके दिया, सब कुछ हुआ, किसी ने हाथ नहीं लगाया, वो पाकिस्तान की स्टेट की अलामतों को रोनते चले गए। 16 में चौधरी निसार ने जब शुरू किया काम कि परवेज़ खटक नहीं क्रॉस करेगा, तो इमरान खान 10 दिन बाद डंड पेलते हुए की तस्वीरें लेके बाहर आए थे। क्यों नहीं आए थे बाहर? यहीं E11 मार्की में एक लाठीचार्ज सिर्फ हुआ था, PTI सारी गायब थी। फिर दोबारा बारूद भरा गया, 25 मई हुआ, फिर पिटाई हुई, 26 नवंबर हुआ, आर्मी चीफ नहीं लगने देना। देखें, आपको और हमें सियासत के साथ कि आप करने क्या आ रहे हैं। जब 9 मई हो रहा है, 9 मई को मुझे बताएं कि ये आप पारा चौक में क्यों नहीं खड़े हुए, ये लिबर्टी में क्यों नहीं रहे, ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस क्यों थी? हमें जब हम सिर्फ सिला रहमी में रहे कि जी नहीं इनके वर्कर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की अलामतों के ऊपर तबसरे किए कि आज इमरान खान आली हमजा का था, हमारी रेड लाइन थी, हमने आपकी रेड लाइन क्रॉस कर ली, कोर कमांडर हाउस, ये वीडियो मौजूद है ना। तो देखें, फिर फर्क करना पड़ेगा सियासी वर्कर में, और जो लेके उकसा रहा है दहशतगर्दी कहें आप, उसको कहें तशद्दुद, आपको वो बात क्लियर करनी पड़ेगी। इस तरह की सलाहमी मेरे पास नहीं है, किसी के साथ भी हो। मैं एक छोटी सी ब्रेक, नादिया मुझे शार्प ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद आप भी आर्गुमेंट लेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नादिया, आप रिस्पॉन्ड कर रही थी जो दिया है एक तरह से हम आर्गूमेंट आमिर साहब ने। जो अब वो एक ज़माने में ना अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम लेना भी मना था, तो अब हम ले लेते हैं, थोड़ा सा टाइम गुजर गया ना, तो वो उनका एक बड़ा मशहूर फिक्रा था। मना भी कोई नहीं करता वैसे। अब उनका मशहूर फिक्रा था कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा तू तू। तो जब ये आलिया हमजा की मिसाल दे रहे थे ना कि आलिया हमजा का बयान रिकॉर्ड पे है, तो फिर यास्मीन राशिद का भी तो रिकॉर्ड पे है, उनका जिक्र क्यों नहीं करते? वो बेचारी वहाँ पे बाहर खड़ी हुई, वो कह रही थी कि देखिए हम एहतजाज के लिए यहाँ तक आ गए, आप लोगों ने अंदर नहीं जाना, आप लोगों ने कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, आप लोग यहीं पे जो बाद में आया, जो पहले लेके गई वो भी बोल रहे, एक ही बात। मैं तो वो भी बोल रही हूँ, मैंने कहा आलिया हमजा का भी बयान रिकॉर्ड पर है। देखिए 9 मई का जो वाकया हुआ उसको तो कोई डिफेंड करने का तस्वर ही नहीं है ना, उसकी मजम्मत भी है, वो नहीं होनी चाहिए था। अगर वो प्लान था तो उसको जो इसमें मुलविस हैं उनको आपने, लेकिन आपने इसमें ट्रांसपेरेंट इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन की मुकम्मल तौर पर
ज़रूरत भी है, ये अपनी जगह बात है। मेरा पॉइंट आपसे ये था कि जब आप आलिया हमजा की बात पे ये सोच रहे हैं कि आलिया हमजा ने ये कहा, तो फिर यास्मीन राशिद ने भी ये कहा। हो सकता है ये प्लानिंग हो कि वहाँ पर जाके हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, मे बी ये उनकी प्लानिंग हो, लेकिन उनका मकसद ये था कि हमारा ये नहीं था कि हम अंदर जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, जलाओ घेराव करेंगे। इसी तरह जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बार नहीं कई बार ये धमकियां दी हैं कि इस दफ़ा हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, हम इधर नहीं जाएंगे, हम पिंडी जाएंगे, हम GHQ जाएंगे। फिर 2014 का हमें इमरान खान का जलसा हमें याद है, हमें 2018 का 2019-18 का मौलाना फजलुर रहमान का जलसा हमें याद नहीं है कि वो आए थे, वो आज वो बताते हैं कि वो किसकी कहने पे वो वापस गए थे। तो ये तो मसला वही है कि एक माह में सारे नंगे हैं, लेकिन हम पिक एंड चूज नहीं कर सकते ना कि मीठा मीठा आपा पकड़ा। तहरीक इंसाफ की भी तो समझ नहीं आती ना नादिया कि वो तहरीक इंसाफ ब्लंडर्स हैं कि जो एक आर्मी चीफ का एक्सटेंशन दे रही है, जो ये कह रही है कि शायद इस मुल्क में पहली बार इदारे सेम पेज पे हैं, फिर उसके बाद उनकी तारीफ के पुल बांधते रहे, और सबसे ज्यादा जमहूरी आर्मी चीफ के जुमले भी हमें उनके मुंह से सुनने को मिले। इमरान खान साहब आज जब ये पोजीशन ले रहे हैं तो उनके अपने वोटर्स आज जहां खड़े हो गए ना जिस बंद गली में, वो खुद खड़े हो गए, उनको किसी के दुश्मनों की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने जो फैसले किए शिराजी साहब, हमने और आपने 7 प्रोग्राम्स किए कि पार्लियामेंट से निकलना इनकी एक बहुत बड़ी गलती थी, इनको अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी, इन्होंने अपनी जगह छोड़ी। फिर असेंबली तोड़ा, कभी कहते हैं बाजा साहब ने ये कर दिया, मैंने हुकूमत नहीं चलाती थी, वो करते, अपनी चीज़ों पे डटे नहीं रहे। लेकिन हम इनको थोड़ा सा, मैं इनको इसलिए कह देती हूँ कि पहली दफ़ा आए हैं तो इनको शायद अभी चीज़ों की समझ ही नहीं आई थी। मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं इमरान खान साहब से जब बनी गाला में थे, लॉन्ग मार्च से पहले मिलने का मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा 2 साल तो खान साहब आपको ऐसा लगता था। आपने पूछा, ओह आई एम सो सॉरी। अच्छा मैं वैसे कह रहा हूँ, ठीक है, अच्छा ले लेना है ना, नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ रिवर्स गियर तो मैं लगा नहीं सकती। एक छोटी सी ब्रेक के लिए मुझे कहा जाए, प्रोड्यूसर साहब को अचानक ब्रेक नजर नहीं आई हूं मैंने ना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बरेली साहब के सामने ये नुक्ता रखेंगे कि जो जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हुए हैं, उन्हें अचानक क्यों ख्याल आया पार्टी बनाने का, उसके पीछे क्या मकासद है। छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। मुजाहिद साहब ये जानना चाह रहे हैं सर, अगरचे देखा जाए तो जहांगीर तरीन साहब तो ताहयात नाहल हैं, गोया कि वो किसी पार्लिमान का हिस्सा नहीं बन सकते, अवामी ओहदे पे भी नहीं आ सकते, बट सियासी जमात बनाने के हवाले से बड़े मुतहर्रिक हैं, और बिलखसूस पंजाब में। तो सर ये कुछ समझाइएगा, ये किसके साथ हाथ हो रहा है, किसको फेवर दी जा रही है, होने क्या जा रहा है पंजाब में? तो मैं डर गया था, भाई ताहयात कहते कहते अगला जुमला आप क्या कहने वाले थे, पता नहीं, तो खैर अच्छा हुआ आपने सियासी हवाले से कहा। देखिए शाही साहब, और खैर वो तो मैं अलग कह रहा था कि हम लोग गपशप करते हैं लाइटर वे में, राना साहब मेरे लिए इनका पूरा एहतराम है और जो बैठे हैं। देखिए मैं सिर्फ ये जो गलतियाँ माजी की हुई हैं, हम अभी फिर ये कहेंगे कि सारी ज़िंदगी एज ए सहाफ़ी और उसके रूल ऑफ लॉ वाला मामला है, और आपके पास वो नॉर्मल कोर्टें हैं जहाँ जिन लोगों ने जो कुछ किया है। ये भी अभी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि 9 मई को कोई वो चिड़ियाघर तो था नहीं या कोई शॉपिंग मॉल, मैं आपके दफ्तर आता था तो 5 मिनट तक बाहर खड़े रखते थे, तब अंदर आने देते थे, वो इस तरह कोई दाखिल भी नहीं होता था। खैर ये एक अलग मौजू पे चला जाएगा, लेकिन तो ये जो जिस तरीके से हमने फिर पास में मैं जाऊँगा, इस तरह की किंग पार्टियाँ बनती रही हैं, बनती रहेंगी आइंदा भी, लेकिन उन लोगों को पता है कि ये पार्टियाँ या जो क़यादत अपने कड़े वक्त में अपने क़यादत को छोड़ती हैं तो ये मिट्टी के ढेर या मिट्टी के पुतले होते हैं, इस तरह नहीं होता। और असल फैसला जो है वो तो सियासी मैदान में होता है ना, उसी से ख़त्म होता है। देखें क्या हुआ, भुट्टो साहब जब बाहर आए तो PNA कहाँ गई PNA, वो जो एक बहुत अजीम शान तहरीक थी, फिर बाद में क्या हुआ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था बस एहतराम कि सियासी पार्टियों को जो आप अगर ख़ास तौर पर, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा बिल्कुल, क्योंकि बहरहाल अभी तक हमारे यहाँ जेंडर इशू है, ख़वातीन को के साथ अगर हुआ तो मैं फिर प्रायोरिटी होगी कि मैं बार बार जिक्र ये करूँ कि जो भी ख़वातीन या कराची से भी उठा के ले गए 20 हैं जो पिछले 15 दिन से हैं, और ये प्ली लिया जा रहा है कि क्योंकि उनकी परेड नहीं हुई है, क्योंकि उनकी शनाख्त नहीं हुई है, इस वक्त तक उनके बच्चों को, बेटों को, भाइयों को नहीं मिलने दिया जाएगा। ऐसा ना करें। आज आप अगर ओहदे पर हैं, आज अगर आप हुकूमत में हैं, ये दायमी नहीं रहता। खान साहब को ने भी जो कुछ करके देख लिया, अपनी ज़िद, अपनी अना की जो सियासत करी, आज को वो फेस कर रहे हैं कि उनके दाएँ बाएँ कैसे लोग छोड़ रहे हैं। तो इसमें भी जो लोग बैठे हैं तो ये भी ये ज़रूर जहन में रखें, दाएँ बाएँ छोड़ने वाले जो हैं ये बहुत मजबूत लोग नहीं हैं, हमने इनको देखा है उसको।
तो इस वक्त जो मुख्तदर इदारे और ये तो जो उनका जो बड़े सोच समझ कर करना चाहिए कि जो लोग ये चाहते थे कि ढाल के तौर पर तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल किया जाए, मियाँ नवाज शरीफ लंदन से क्या कहते थे, हमारी लड़ाई इनसे नहीं है, इनके पीछे वालों से है, ईंट से ईंट बजाने वालों से वो मैं तमाम याद दिला दूंगा। तो वो तो इंजॉय कर रहे हैं कि अच्छा है हम तो एक तरफ हो गए, लेकिन ये देर पा चीज़ नहीं है, ये इस तरह नहीं रह सकती। बिलाखिर फैसला इलेक्शन ही में होना, और वही तरीका होगा पॉलिटिकल तरीका, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल वर्कर को सियासत के जरिए एलिमिनेट करें, इलेक्शन के जरिए एलिमिनेट करें, गैर आईनी गैर कानूनी हथकंडों के जरिए नहीं। सही, लेकिन राना साहब वही है ना, वो कहते हैं ना कि ये गिला सबके हवाले से, बिलखुसूस सियासतदानों के हवाले से तो बहुत ज़्यादा कि तारीख से सबक हासिल नहीं करते, उसी प्रैक्टिस पे जाते हैं जो माजी में करते रहे हैं। बट कल तहरीक इंसाफ के सरबराह की जानिब से एक जुमला सुनने को मिला जो मेरे लिए तो बड़ा काबिल फ़िक्र गौर है, पता नहीं आप उसको समझते कि नहीं। वो कह रहे थे कि आज तो हमारे साथ हो रहा है, बट ताकतवर इदारा बंद कमरे में बैठ के अगर प्लान बी पे चला गया आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या होगा। तो आपको लगता है कि तारीख भी ऐसी रही है कि प्लान ए से प्लान बी पे जाते हुए लोगों को समझ भी नहीं आती, उनके साथ कुछ हो जाता है? मैं सोच रहा था मुजाहिद बरेलवी साहब ने चूँकि इतनी जज्बाती गुफ्तगू की है कि मैं ना जाऊँ बैक साइड पे, मैं कुछ नादिया मिर्ज़ा ने बात की थी मैं वो कर लूँ, लेकिन ये जो आपने सुनाया देखिए उनका तजर्बा है, जर्मनी और जापान एक इकट्ठे हैं, पाकिस्तान 12 मौसमों का है, और नादिया कह रही थी कि इनको तजर्बा नहीं था। वो जब 5 साल पूरे हुए ना KP में, उनका शुक्र है हमें मरकज़ में हुकूमत नहीं मिली, लेकिन इस मुल्क को ऑन जॉब ट्रेनिंग असिस्टेंट कमिश्नर ASP तो आते हैं, ये पहला प्राइम मिनिस्टर था जो ऑन जॉब प्राइम मिनिस्टर हो के पाकिस्तान पे तजर्बे कर रहा था, नतीजा हम भुगत रहे। वो कहता है कि जनाब हुजूर 27 साल का मेरा तजर्बा इस्टेब्लिशमेंट को डील करने का, यानी पहले दिन से उन्हीं के साथ थे, और कहते हैं ये बारियां लेते हुए इन्हें 30-40 साल हो गए, सुना और समझा किसे रहे हैं, इनको समझने की बात ये थी और आज भी है। ये नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान को कॉल करें कि मेरे से गलतियां हुई हैं, चलें आगे सियासत करते हैं, बैठ के रास्ता बनाते हैं, ये रास्ता निकल आएगा। फौज चाहती है कि ये सियासत के जरिए सियासत में रहें। ये जो है ना कि जी गेट नंबर 4 खोल दो और अदलिया मेरे लिए बिल्कुल आओ भगत करे, जब तक ये जहन से नहीं निकलेगा यहाँ सियासत ठीक नहीं होगी। इमरान खान आज तय कर लें, ना नवाज शरीफ भाग सकेगा ना जरदारी भाग सकेगा, इन लोगों में ज़र्फ है। यहां कमी इमरान खान में थी जो कहते थे मैं जाके इनका AC उतरवाऊंगा। भाई आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप समझे, इन लोगों ने तजर्बे करके COD की थी कि हम ये गलतियां कर चुके। लेकिन ये गेट आप किसी के लिए खुले हैं कि नहीं, मैं आपको बताऊं, गेट चाहते हैं, वो कहते हैं हमें अपना काम करने दें। आपने 9 मई करके उनके लिए रास्ते आसान कर दिए, जहां ख्वाहिश तो हर बंदे की होती है ना, मेरी और आपकी भी होती है कि हमारे पास सब कुछ हो। तो जो लोग जिनके रास्ते में ये सब कुछ था और वो फैसला कर गए कि हमें पीछे निकलना चाहिए, तो उनको रास्ता दें, उनके लिए रास्ता बनाएं और बात करें और गलतियों पे माफिया मांगे। ये बड़े का काम ये होता है कि गलती पे माजरत करता है कि मुझसे हुई, वो कहता है नहीं मेरे साथ ये करोगे फिर 9 मई होगा, ऐसे नहीं होता, आपको करना पड़ेगा। देखें फौज ने माना, अदलिया को भी एक दिन मानना पड़ेगा कि इमरान खान ने लिख के पिटिशन की कि आपके जरिए इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को निकलवाया। लेकिन नादिया ये नुकता मैं आपकी तरफ लेके आऊँगा, क्या आप सियासतदानों के पास इतनी स्पेस है कि इस मामला को वो खुद सुलझाएं या वो स्पेस खो चुके हैं? इस वक्त सिचुएशन क्या बता रही है? 101% वो स्पेस खो चुके हैं। माफ़ी मांगने की ये बात कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, आला ज़रफ़ी होगी, खान साहब की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं और उसकी वो माफ़ी मांग लें। लेकिन किससे अब माफ़ी मांगे? अपने वोटर से माफ़ी मांगे, अपने लोगों से माफ़ी मांगे। लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि फजलुर रहमान से माफ़ी मांगे, आओ सियासत करते हैं, तो यानी फजलुर रहमान वाली सियासत करते हैं, आओ सियासत करते हैं, यानी जरदारी साहब वाली सियासत करते हैं। अगर मामलात यहाँ तक आ गए कि खान साहब को जरदारी और मौलाना साहब वाली सियासत, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वो खान साहब घर बैठ जाए। लेकिन मेरा सवाल तो ये कि क्या फैसला करने के इख्तियार नवाज शरीफ साहब, मौलाना के पास है भी सही, या कहीं और फैसले होंगे? देखिए, अगर यहाँ माफी तलाफी राब्ते का कोई फायदा भी होगा कि नहीं होगा? किसकी माफी तलाफी? माफी तलाफी राब्ते करने, क्योंकि राना साहब ये कह रहे हैं ना कि उठाएं, कॉल करें और कहें कि जी बिल्कुल। तो इमरान खान साहब की अकड़ बहुत हद तक कम हो गई थी जब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि मैं मुज़ाकरात चाहता हूं, मैं मुज़ाकरात चाहता हूं, लेकिन यहाँ से ग्रीन सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे शायद इन जमातों को भी, या ये भी नहीं चाह रहे थे। छोटा सा मौका देना, जी, नहीं बात कर लें। तो नहीं आप बात कर लें। नहीं प्लीज आपकी बात कंप्लीट हो जाए।
तो मेरा मकसद ये है कि जो आप ये बात कर रहे हैं कि सियासतदानों के पास, मैं कहती हूँ कि सियासतदानों के पास शायद कल तक कुछ मौके थे या कल तक वो अपॉर्चुनिटीज़ थी कि वो अपने फैसले खुद कर सकते हैं। आज वो अपॉर्चुनिटीज़ वो अपने हाथ से गंवाते चले जा रहे हैं। जो सूरत हाल देखी, अगर इमरान खान की पार्टी कहते हैं कि जहाज आए, फला हुए, बंदे तोड़े, अगर वो बनना गलत थी और यकीनन गलत थी अगर वो इस तरीके से बनी है, तो आज जहांगीर तरीन साहब जो पार्टी बना रहे वो भी गलत है। फिर क्या ये सियासी जमातें जो उठ के इमरान खान की पार्टी को कहते हैं कि वो गलत तरीके से बनी, वो नेचुरली नहीं थी, वो फेक थी, वो ऑर्गेनिक नहीं थी, तो क्या वो आज जहांगीर तरीन साहब जो पार्टी बना रहे उसके लिए भी ये कहेंगे, उसकी मजम्मत करेंगे? लेकिन वो नहीं कहेंगे। तो फिर वो ये जो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा तू तू सर, तो साथ में आप तो राब्तों की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात कमेटी के दो लोग रात गए, उनका क्या हुआ आपको भी पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि माफी कौम से ही मांगनी है, लीडर एग्जैक्टली, किसी पर्सनैलिटी से नहीं, उनसे राब्ता करना है। सियासतदान का काम है कि जी आए हम बैठ के बात करते हैं, रास्ता निकलेगा और सिर्फ इसी सूरत में निकलेगा। अब बड़ा कोई इस मुल्क में रह नहीं गया, सारों को गंदा कर लिया गया है, तो फिर सारों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी सियासत भी होगी, रियासत भी होगी, गुफ्तगू भी होगी। ना हो लेकिन आज इमरान मुश्किल में है ना, तो उसे आगे, क्योंकि इसने इन सबको दीवारों से लगाया बल्कि चुनवाया। गुस्सा कम ही नहीं हुआ इमरान खान साहब का आखिरी दिन तक भी, और 1 साल हो गया उस गुस्से में कमी नहीं आ रही। तो मैं समझने की जरूरत उन्हें है। राणा साहब कह रहे हैं अभी भी है मौजूद मौका है। अब मुझे थोड़ा भाई के साथ हो रहा हूँ और कराची में बैठ के देख रहा हूँ कि महरूमी का मजीद एहसास बढ़ गया कि आप ज़्यादा वक्त इस्लामाबादी को दे रहे हैं। नहीं सर, मेरी कोशिश है कि आपके सिर से फादर है। ये बड़ा मजे का कार्ड है। जी 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 बरेलवी साहब, योर टेक सर। सर सवाल तो अभी भी वो कहते हैं कि सब कुछ सियासतदानों के हाथ में है, वरना मैं और शराजी साहब जो है ना दोनों वहां से हैं जहाँ जिसको साउथ कहते हैं कि महरूमी हमारे पास है। हमसे बड़ा कौन रहेगा? जी 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 बरेलवी साहब। अब मैं थोड़े पे दुल्ला रह जाएगा, दमान पे रहने देता हूँ बात। देखिए वक्त कम है, सिर्फ ये कहूँगा कि जी सियासतदानों के पास कब इक़्तिदार था मुकम्मल, सॉरी टू से, ये तो वो पार्लियामेंट थी जिसने जो है हमारे आर्मी चीफ को बाजवा साहब को 3 साल दिए थे मजीद, याद है या नहीं आपको? ये वो थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जाके करो। तो ये तो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात हो रही, तो पार्लियामेंट ने तो ये करा था। वो बेचारा रज़ा रब्बानी हमारा यहाँ वो आंसू फिर बेचारे बहाता रहा ज़मीर की बुनियाद पर। कहना मकसद है, कहने की ज़रूरत नहीं है आपको। हमारे तीनों बड़े मौजूद मेहमानों को पता है कि बालादस्ती पाकिस्तान में इसलिए है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी लिमिटेड कंपनियाँ बन जाएँ, जब इनके कन्वेंशन ना हो, जब इनकी सेंट्रल कमेटियाँ ना हो, जब इनके कोई तरीक़ाकार ना हो, जब कारकुनों को मसरत पे न बैठाला जाए, तो फिर जब इन पार्टियों के साथ ये होता है तो फिर इनके साथ रोने वाले कम रह जाते हैं जो कमिटेड लोग हैं। देखिए जी, मैं इस वक्त बड़े बड़े लोगों की बात की जा रही है, शीरी मदारी की, मुझे तो हमदर्दी उन लोगों से 2000 गालिबन 2500 शायद KP में हैं, जिस तरह के मैं कह रहा हूँ कि जुनूबी पंजाब या पंजाब में लोग हैं। कारकुनों के साथ जो कुछ हो रहा है और जो पूछने वाला नहीं है, कोई जमानती नहीं है, पता नहीं इनकी इंसाफ लॉयराइजेशन कहाँ चली गई है। हम जो बात कर रहे हैं ना हमदर्दी, तो मैं समझता हूँ तो ये जो आप बालादस्ती की बात कर रहे थे, हमें पता है कि बालादस्त कौन है, आपको भी पता है कौन है पाकिस्तान में रहा है, कौन इदारों को कंट्रोल करता है। भुट्टो साहब से ज़्यादा पावरफुल आदमी नहीं था, लेकिन उनके दौर में हैदराबाद ट्रिब्यूनल बना था 6 फाटकों के अंदर, जेल के अंदर। किस तरीके से यहाँ अब मिलिट्री कोर्ट्स के दोबारा जो है आपने रिवाइव कर दी बगैर पार्लियामेंट से पूछे। क्या आईन इजाज़त देता है? लेकिन ये भी अपनी जगह पे सवालात हैं जिनके जवाब शायद अभी तक नहीं मिल पाए। एक छोटा सा ब्रेक ना से वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ेंगे। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। राना साहब, अब ये क्या होने जा रहा है? तो ये बताइएगा कि -1 है या -2 है, क्योंकि लग तो नहीं रहा कि इस कम वक्त में मियाँ साहब के मामला निमट पाएंगे। तो लगता तो यह है कि अगर तहरीक इंसाफ के सरबराह बाहर तो मियाँ साहब भी बाहर, और ये वैसे नून लीग को काबिल कबूल होगा। और फिर PDM के मुस्तकबिल के बारे में बता दीजिएगा सर, अब क्योंकि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम, रहेगा इत्तेहाद या अब ये भी पाश होने जा रहा है? इस सवाल पे आ जाता हूँ। उन्होंने कहा मिलिट्री कोर्ट्स बगैर पार्लियामेंट के। अच्छा, मिलिट्री कोर्ट्स अशरों से पार्लियामेंट के एक्ट के तहत काम कर रही हैं, और इमरान खान साहब के दौर में भी सजाएं हुई बगैर पार्लियामेंट के, चूंकि पार्लियामेंट का एक्ट मौजूद है। जो स्पेशल बनाई गई थी, जिसकी इजाजत ली गई थी दहशत गर्दों के खिलाफ TTP के, उसको आईनी तरमीम करके वन टाइम जब हमारे जजेस
बैठने को तैयार नहीं थे उनके सनसेट क्लास के तहत बनाए जब हमारे जजेस बैठने को तैयार नहीं। जी जी बिल्कुल, ठीक है, एक तो ये क्लियर होना चाहिए कि हम गुस्से में बेशक जो मर्जी कहें लेकिन हकायक को ठीक रखें। -1 और 2 हो, वोट इन्हीं दोनों का होगा। अच्छा, जरदारी साहब का वोट होगा अंदरूनी सिंध में, आप जहन में रख लें। तो सर बलूचिस्तान में तो सारे अंडे आ रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ये अंडे ये गंदे हैं। अच्छा? ये वोट नहीं ला रहे, वोट पॉपुलर के साथ चलता है। आपका एक होता है पॉकेट का वोट, वो होगा लोगों के साथ, और ये जो अब ज्यादातर जा रहे हैं इनके पास तो अपना वोट भी नहीं है। बुरा लगेगा बहुत, फवाद चौधरी अगेन 2018 का इलेक्शन, इमरान खान का जलसा, जनरल इलेक्शन, उस जेलम का जलसा, और स्टेडियम निकालने कितने 100 लोग थे, और इमरान खान गुस्से में दौड़ गए थे इनसे मिले बगैर, जीत गए वो हजारों वोटों से। आरटीएस सब जगह बैठा हुआ था, वोट नहीं था। ये अब सारे फंस जाएंगे, वोट उन्हीं का रहेगा जिनका है। वो जो कहता है ना कि मैं वोट दूंगा, टिकट दूंगा, अगर वो टिकट देने के काबिल रहा, वोट उससे नहीं गया कहीं। ओह इंटरेस्टिंग। वोट जिस दिन नवाज शरीफ यहां आ जाएगा, उसका वोटर जो नाराज होकर बैठा है महंगाई से और सब चीजों से, वो दोबारा उसके साथ खड़ा होगा और पब्लिक में होगा। ये बात आप ध्यान में रख लें, ये सियासतें माइनस नहीं होती। नादिया, ये जिस खतरे का लिहाज ये कर रहे हैं उसको देखते हुए फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो पाएंगे? इलेक्शन तो है, इलेक्शन अच्छा, ये है जो इत्तलात हैं जो जराए से, वो यही है कि इलेक्शंस तो हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। जो कुछ होगा वो जो कहते हैं ना, अगर रिगिंग होनी है तो वो प्री रिगिंग हो जाएगी, पहले गोल सेटल हो जाएंगे, स्कोर सेटल हो जाएंगे, लेकिन जो इलेक्शंस होंगे वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और इसी साल इलेक्शंस होंगे। और अब इलेक्शन में उतारना किस किस को है ये बात पहले से तय हो जाएगा। लेकिन मुजाहिद साहब, आपसे आखिर में ये जानना चाहेंगे, अगरचे राना साहब ये फरमा रहे हैं कि वोट नवाज शरीफ का गोया के आए तो लोग निकलेंगे बाहर, बट जो माशी परफॉर्मेंस है हुकूमत वक्त की सर, वो तो बड़ी पुअर है। गोया के 75 वर्षों में इस तरह का इन्फ्लेशन किसी ने देखा नहीं है, IMF प्रोग्राम हम ले नहीं सके, बजट भी पता नहीं कैसा होगा। तो लगता है कि उसके बाद भी जो नवाज शरीफ का वोटर है वो नवाज शरीफ को वोट डालेगा। ये आपने आखिरी लम्हे में मुझे अच्छा मौका दे दिया कि मैं राना साहब की कम अज़ कम इस बात से ज़रूर एग्री करूँ कि नवाज शरीफ का वोटर कहीं नहीं गया और इमरान खान का भी वोटर कहीं नहीं जाएगा। और तीसरे ये कि मुझे शक है अगर माहौल यही रहा तो इलेक्शन शायद ना हो इस साल, इससे ज़्यादा इलेक्शन है और अक्टूबर नवंबर में नहीं। आप जो सर पार्टियां बन रही हैं, जहांगीर तरीन साहब, ये आपको लगता है कि ऐसे फ्यूटाइल किस्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं या बाकी लोग नई फॉर्मेशन में जा रहे हैं, लोग नई पार्टीज को ज्वाइन कर रहे हैं? आपके ख्याल में ये भी एक डिसेप्टिव किस्म का मूव है? ये जो हमारे दोस्त पीपल्स पार्टी वाले और नवाज शरीफ वाले खामोश हैं, तो उनका ख्याल है ये जो सब कुछ हो रहा है क्या इनको इक़्तिदार में लाने के लिए हो रहा है? इनको दोबारा मकसद में बिठाला जाएगा PDM को? सॉरी नो। लेकिन जिनको आप जिक्र कर रहे थे कि जिनका ये जो चौधरीयों का या तरीनों का, ये भी इस काबिल नहीं है कि ये अगर आके इन्हें बिठा भी रह जाए तो ये शायद शौकत अजीज से ज़्यादा भी पॉपुलर ना हो। तो ये मैंने कहा कि बहुत सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं, लेकिन यही सूरत हाल में सॉरी टू से हमें तो कम से कम नज़र नहीं आता कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन ना राना साहब, आप कराची में बैठे ना मुजाहिद साहब, कुछ मौजूदा जो हालात है सर, इमरान रियाज हो या आज फिर जिब्रान नासिर को, कराची में तो 40 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा है। ये भी खान साहब की तरह एक्सक्यूज देंगे कि जो कुछ हो रहा था कहीं और से हो रहा था। सर बहरहाल इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, सर कुछ तो बोले। खामोशी उनके बहुत सवाल खड़े कर रही है सर। सवाल सीधा सा है और जवाब भी सीधा सा है कि इस तरह किसी को भी नहीं उठाया जाना चाहिए, जिसको उठाएं कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएं, इसके अलावा कोई हल नहीं है। चाहे वहां जमानत होती है नहीं होती है, नहीं मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूं, मैं तो तर्जुमा लेना चाह रहा हूं। देखिए ना, ये कमजोरी है ना सबकी कि वो एक मतीउल्लाह जान के अलावा किसी पे बोल सकते हैं कि मैंने उस वक्त नोटिस लिया था। नहीं है ना, बिल्कुल ठीक। आप सारे नोटिस खुद ही कर रहे थे, मतलब आप तो बदले उतारते थे। और आप DG FIA को क्या कहते थे बैठ के, राना सनाउल्लाह को भी पकड़ो, ख्वाजा आसिफ को भी पकड़ो, और उसने इनके दौरे हुकूमत में इंटरव्यू दे के कहा कि मुझे क्या धमकी दे रहे थे प्राइम मिनिस्टर। अभी तो बोलते हैं जिब्रान नासिर उन पे, मैंने अभी कहा है, मैंने क्या कहा है कि जिब्रान नासिर हो, इमरान रियाज हो, सबको सामने कोर्ट ऑफ लॉ में लाएं। असद तूर साहब के, असद तूर को घर पे जाके मारा था, पूरी PDM की जो लीडरशिप थी उनके घर पे जाकर बैठी थी। और यहाँ आज तो एक लफ्ज नहीं निकल रहा इन लोगों के मुंह से। यहाँ परवेज इलाही के घर का गेट टूटा, चेयरमैन वहां पहुंचे ही नहीं। आपको पता है
लाहौर के अंदर थे, जमान पार्क और गुलबर्ग में कितना फासला था। हिम्मत करनी पड़ती है, कराची में फिर हिम्मत लोग दिखाते MQM हैं। ने कराची में MQM ने एक प्रोग्राम किया मिसिंग पर्सन्स के लिए अपने। राना सनाउल्लाह साहब वहाँ पहुंचे, वापसी पे उन्होंने ट्वीट कर दी, जो ट्वीट उनके हक में थी कि मैं मिसिंग पर्सन नहीं होने चाहिए। यानी इस्लामाबाद आए तो कहते हैं कि जी वो मेरे अकाउंट से किसी और ने कर दी थी, वो ट्वीट डिलीट हो गई। तो इस स्टेट ऑफ माइंड में और इस जिसको कहना चाहिए कि एक सियासी आज़ादी के साथ ये जी रहे हैं। अब अगर बात करें ना, असद तुर के घर पहुंचे थे ना जब वो पिटा था, जब उनको मारा था, तो फिर अब बात करें ना कि कहाँ है जिब्रान नासिर, बात करें ना इमरान, जवाब ही नहीं, सुमन बुकमन। यकीनन यही सवालात है जिनके जवाब हर किसी को चाहिए। नाज़रीन, आज का शो यही ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।